हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों की एसएससी एमटीएस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग जीके के और जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं और आगे भी जिनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको कोई लाभ चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में कह रहा है कि बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र में संबंधित हैं। जो बेगम अख्तर हैं, इनका संबंध किस कला से है। तो पहला ऑप्शन है नृत्य और चित्रकला, लोक कला और संगीत। देखिए, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और तभी आप कंफ्यूज होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इनको देखिए, यहाँ पे जो बेगम अख्तर हैं, इनको अख्तर बाई के नाम से भी जाना जाता है। जिनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है शास्त्रीय संगीत से। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत से संबंध है इनका। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, शास्त्रीय संगीत। बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो नेपाल जो है ना, नेपाल देश है, इसका सबसे बड़ा शहर जो है ना वो काठमांडू है। और काठमांडू ही क्या है, काठमांडू ही नेपाल की क्या है, राजधानी है। ठीक है, नेपाल की राजधानी भी क्या है, काठमांडू है, तो इसको भी नोट करेंगे। और जो सार्क है, सार्क एक संस्था है, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू नेपाल में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन में कहा गया है कि समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं। देखिए, जो तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, अलग, तो उन तत्वों को क्या कहा जाता है, तो उन तत्वों को कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि धोने के सोडे के उपयोग किस में होता है। जो धोने का सोडा होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है कि जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए। सेकंड है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। तीसरा है घरों की सफाई करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं आपके सामने कि केवल एक या दो। यहाँ पे तो सीधे सीधे देखते हैं हम कि जो धोने का सोडा होता है इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग होता है केवल एक और तीन, यानी कि एक तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए और घरों में सफाई के लिए। तो दोनों यहाँ पे क्या होंगे, आंसर होंगे इसका। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आपकी योग्यताएं होनी चाहिए राज्यसभा, तो सबसे पहले आप लोगों को 30 साल का होना चाहिए, मतलब आप कम से कम 30 साल के हों। उसके बाद आप ना तो पागल हों और ना ही दिवालिया हों, और मेन चीज़ क्या है, आप भारत के नागरिक हों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। वह दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, तो ये बात गलत है, क्योंकि दिवालिया घोषित होना चाहिए लिखा है इन्होंने, जबकि हमें क्या चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे ये वाला हट जाएगा। अगला कह रहा है कि वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। अब आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि पहला और तीसरा। ठीक है, आप देखिए लोकसभा के बारे में और जान लीजिए। लोकसभा जो होती है उसके लिए आपकी कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद जो योग्यताएं हैं, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो ये सभी कॉमन रहती हैं। लेकिन ये एज वाला आपसे बार बार पूछा जाता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग जरूर से नोट करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद को कम से कम कितने बार मिलना चाहिए एक वर्ष में। तो जो भारतीय संसद है उसको कम से कम वर्ष में कितने बार मिलना चाहिए। तो अपना जो भारतीय संसद है इसके अनुसार संसद का जो एक अनुच्छेद 85 है, अनुच्छेद कौन सा है, 85 है। इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत संसद में
3 सत्र होते हैं। कितने होते हैं? यानी कि संसद के 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, ठीक है। जिसमें एक तो आपका बजट सत्र होता है, एक मॉनसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। यानी कि अपना जो भारतीय संसद है इसके अनुसार कम से कम बोला गया है, कम से कम नहीं तो कितने बार, कम से कम वर्ष में 2 बार तो ये होना ही चाहिए, ठीक है। 2 बार बैठक तो होनी ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार हो सकती है, क्योंकि एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक आपका शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कम से कम 2 बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो जो आहार नाल होती है जिसके जैसे मतलब जैसे आप खाना खाते हैं तो वो खाना उसी से होकर के आपके जो पेट है उसके अंदर जाता है, ठीक है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है? क्षुद्रांत, ठीक है। क्षुद्रांत यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका क्षुद्रांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब आपके सामने है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन कहा गया है कि बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? बिहार का शोक जो है ना वो किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसकी कुछ मुख्य धाराएं तिब्बत में नेपाल में भी प्रवेश करती हैं, ठीक है। तिब्बत में नेपाल की सीमा से आगे बढ़ती हैं और बिहार में प्रवेश कर जाती हैं। बिहार में यह नदी भयंकर बाढ़ लाने और बार बार जो है ना भयंकर बाढ़ आती रहती है इसमें। इसी वजह से क्या कहते हैं इसको? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में कौन सा पठार है? देखिए जैसे मान के चलो यहाँ पर अपनी अरावली पर्वत है, ठीक है। और ये अपनी विंध्य पर्वत है, विंध्यांचल वाली श्रेणी, ठीक है। अरावली अपना राजस्थान में है और विंध्यांचल अपना मध्य प्रदेश में है। तो इनके बीच में कौन सी श्रेणी पाई जाती है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो इनके बीच में पाई जाती है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार पाया जाता है। आंसर लगाएंगे आप लोग मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मालवा के पठार के पश्चिम में अरावली और पूर्व में अपनी विंध्यांचल श्रेणी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा एक मछली नहीं है। तो देखिए अगर आप बात करें यहाँ पे जेली फिश, स्टार फिश, कटल फिश, तो इन तीनों में से सभी क्या है? मछली, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण फैलती है? तो वायरस से होने वाला रोग आपको बताना है। तो वायरस से जो रोग होता है उसे कहा जाता है पोलियो, ठीक है। वायरस से होने वाला रोग क्या है? पोलियो है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका पोलियो, क्या बिल्कुल ठीक आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो छोटा नागपुर पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है पारसनाथ। उसका नाम क्या है? पारसनाथ है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई लगभग आप मान के चलिए 1366 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो पारसनाथ जो है ना चोटी छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए जो धूपगढ़ चोटी है वो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? धूपगढ़ की चोटी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए अंग के बारे में बात हो रही, मतलब जो अपने बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनकी संरचना और घटक अलग अलग होते हैं लेकिन समान कार्य को करते हैं, तो ऐसे अंग को क्या कहा जाता है? तो ऐसे अंगों को कहा जाता है समरूप अंग, ठीक है। आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर पहला, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए इसमें कहा गया है कि सबसे नरम धातु कौन सी है? तो अगर सबसे नरम धातु की बात की जाती है तो सबसे जो नरम धातु है वो है अपनी सोना, ठीक है। सोना क्या है? सबसे नरम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या था? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता था? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था।
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी और सीपीयू के आप तो ये जान लीजिए कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्यतः जो प्रमुख घटक हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि वैक्यूम ट्यूब्स का उसमें उपयोग किया जाता था और वैक्यूम ट्यूब्स को कंपोनेंट्स के रूप में उसमें उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है। तो वातावरण में कौन सी परत जो ओजोनोस्फीयर कहलाती है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। ठीक है, इसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल। अब समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, स्ट्रेटोस्फीयर इसका नाम पड़ गया। आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आपके में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते, तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोरंडम और क्रायोलाइट निम्नलिखित धातुओं में से किसके अयस्क हैं। देखिए, जो कोरंडम है और क्रायोलाइट है वो किस धातु का अयस्क है, कोरंडम और क्रायोलाइट। तो कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, मतलब कोरंडम से एल्यूमिनियम प्राप्त होती है। अयस्क क्या कहते हैं, अयस्क वो चीज़ होती है जिससे कोई धातु प्राप्त होती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है ना कोरंडम और क्रायोलाइट से प्राप्त होती है, इसी वजह से कोरंडम और क्रायोलाइट को एल्यूमिनियम का अयस्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन अणु का रंग क्या होता है। देखिए, जो ओजोन अणु होते हैं उनका रंग कैसा होता है, तो उनका रंग होता है नीले रंग का, उनका रंग होता है नीला। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है और कह रहा है क्वेश्चन में कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। तो जो रिवॉल्वर थी इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आविष्कार किया गया था सैमुअल कोल्ट के द्वारा। सैमुअल कोल्ट ने इसका आविष्कार किया था। आंसर यहाँ पे होगा उसका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। तो यहाँ तो देखिए, आज के क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसने पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी आप लोग जा करके ज़रूर देख सकते हैं।